पिछली क्लास में हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे। फर्स्ट लॉ सभी को पता है आपको, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यूअसली रिमेन्स एट रेस्ट until or unless it doesn't apply an external force on it। जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं वो रेस्ट पे रहता था। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था कल। फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा, और उसकी वेलोसिटी को चेंज करने का मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सेलरेट करेगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमने डिराइव किया था। एंड फर्दर इट इज इक्वल टू force is equal to dp by dt, the time rate of change of momentum। ये स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। एंड इट इज इक्वल टू, ये हमने p2 माइनस p1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 ये हमने कल पढ़ लिया था। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये हम करेंगे आगे। उससे पहले फोर्स हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस, इंपल्सिव फोर्सेस। व्हाट आर इंपल्सिव फोर्सेस? गिव देयर एग्जांपल्स। तो इंपल्सिव फोर्सेस क्या होती है? आपने जैसे लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, जैसे फुटबॉलर है वो बॉल को हिट करता है फिट से अपने, और क्रिकेट की बॉल होती है, क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट, राइट। लार्ज फोर्स लगती है। अ ब्लो ऑफ हैमर ऑन ए नेल, large force, a large force acting for a short time, right। तो जिसके कारण क्या होगा, एक बॉल है, बॉल को आपने बैट से हिट किया, राइट। ये हिट किया इसको बैट से, तो क्या हुआ यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी v बन गई। तो मास तो उस बॉल का चेंज नहीं होगा, मास तो वही रहेगा। तो इसकी मोमेंटम में चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि मोमेंटम क्या होगा, momentum is equal to mass into its velocity, initial momentum, और final momentum is equal to mass तो सेम ही रहेगा, इसकी final velocity, इसकी momentum में changes आएंगे। और तो a large force acting for a short time to produce a finite change in momentum is called impulse। इसको for example a cricket ball hit by a bat, blow of hammer on a nail, these all are the examples of impulsive forces। या फिर व्हेन एवर ए मैन, कोई भी आदमी गिरता है फर्श पे तो लार्ज फोर्स लगती है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो ये इसका एग्जांपल है, ये फ्लोर है, राइट। ये कोई पर्सन जो है यहाँ से गिर जाता है यहाँ पे फ्लोर पे, तो उसके ऊपर लार्ज फोर्स लगती है। लेकिन फ्लोर की जगह हम जो है अगर यहाँ पे रेतीली मिट्टी जो होती है वो रख दें, रेत का ढेर लगा दें एक, अगर यही पर्सन यहाँ से यहाँ पे गिरेगा तो उसको नहीं लगती है इतनी ज्यादा, जो है वो हिट नहीं होता है ग्राउंड से, राइट। ऐसा क्यों होता है ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फोर्स का जो है मैथमेटिकल, इंपल्स का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो ये बनता है, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अब ये फोर्स जो है ये एवरेज फोर्स लेते हैं हम, एवरेज फोर्स, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होता है जब आपने टच की बॉडी से। तो कुछ देखो, जैसे मैं इसकी एग्जांपल ले रहा था, ये रेत का ढेर है, राइट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट से गिरा, जब ये टच किया यहाँ पे, तो फोर्स मान लेते हैं F1। जब थोड़ा सा आगे चला गया तो फोर्स चेंज हो गई तो F2। तो दोनों का एवरेज निकालते हैं, F1 प्लस F2 डिवाइड बाई 2, इसको बोलेंगे F एवरेज फोर्स। तो इसलिए एवरेज फोर्स लिखा होगा बुक में। दिस इज नॉट ए सिंपल फोर्स, एवरेज फोर्स, क्योंकि फोर्स की स्ट्रेंथ चेंज होती है, राइट। जब कोई ऑब्जेक्ट हिट करता है, फोर्स एवरेज फोर्स लिखा होगा इनटू टाइम ड्यूरेशन, इनटू टाइम। तो इंपल्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला बना, इंपल्स को आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर आई से, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। नाउ फोर्स का इस फॉर्मूले से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और टाइम का टी, एम ए टी बनाया, फॉर्मूला बन गया इसका। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m है, एक्सेलरेशन का बताइए कोई बच्चा, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? LT minus 2। LT माइनस 2, ओके। डायमेंशनल फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखे जाते हैं, और ये t है, t का कैपिटल T। अब इसको एक ब्रैकेट में लिखा जाता है m, m के ऊपर पावर 1 है, तो एक ही m है। l भी एक ही है, l की पावर 1,
और t की पावर कितनी है, t की पावर -2 और ये 1 है, +1 बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती है, तो ये बन गया m l और t की पावर t का पावर -2 + 1 दैट इज इक्वल टू -1। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया इम्पल्स का। इसके SI यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं हम। SI यूनिट मास के यूनिट, SI यूनिट किलोग्राम, लेंथ के मीटर, टाइम के सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है इम्पल्स के यूनिट है। और CGS में स्मॉलर यूनिट है, किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और पर सेकंड की जगह पर सेकंड एज इट इज राइट। ये जो है इम्पल्स का SI यूनिट और CGS यूनिट। CGS मतलब स्मॉल सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, व्हाट आर द इम्पल्सिव फोर्सेस एंड गिव देयर एग्जांपल्स। हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट, सो दैट इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसके लिए थोड़ा सा मुझे आपको एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा जो इसमें यूज होगा। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, डिफरेंशिएटर ऑपरेटर होता है d/dt। किसी चीज को टाइम के साथ चेंज करना है तो d/dt, किसी चीज को अगर आपने एंगल के हिसाब से चेंज करना हो तो d/dθ, अगर डिस्टेंस के हिसाब से चेंज करना हो तो d/dx, फोर्स के हिसाब से चेंज करना हो तो d/df। ये जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर था, जिसके साथ भी लगता है उसको चेंज करता है, जो डिवाइड में है उसके अकॉर्डिंग चेंज करता है ऑपरेटर। एक ऑपरेटर है इंटेग्रेशन। इसका कुछ पार्ट नहीं हुआ था। ये इंटेग्रेशन का सिंबल है, जैसे d/dt इसका सिंबल है, वैसे ये इसका सिंबल है, इज अ सिंबल ऑफ इंटेग्रेशन राइट। इसका फर्स्ट रूल है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। इसका फॉर्मूला है हमारे पास x का पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c आता है, लिखते नहीं है कई बार हम। अगर मेरे पास क्वेश्चन हो कि आप इसको सॉल्व कीजिए x का पावर 3 dx, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा। फॉर्मूला लगेगा तो इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा, ये बन जाएगा x का पावर 3+1 डिवाइड बाई 3+1 एंड इट विल बी x का पावर 4 डिवाइड बाई 4। अंडरस्टैंड? इतना समझ में आ गया? बोलो, रिप्लाई करो। Yes, sir. तो सी कहाँ गया हाँ जी बेटा, सर? सी कहाँ गया सर? सी होता है, लिखते नहीं है बार बार क्वेश्चन में, राइट। अब अगर x की पावर ऐसे, x की जगह अगर मैं x की जगह अगर टाइम है t की पावर 2, तो यहाँ d, यहाँ पे x की पावर x था तो यहाँ dx था, यहाँ t है तो यहाँ dt इज इक्वल टू t का पावर 2+1 डिवाइड बाई 2+1 इज इक्वल टू t की पावर 3 डिवाइड बाई 3। अंडरस्टैंड? ठीक है बेटा? Yes, sir. अगर इंटीग्रेशन ऐसे हो, ये p का स्क्वायर dp, तो क्या लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? P cube upon 3. क्यूब अपॉन 3। p³/3। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है सिर्फ dx ही है, तो आप फॉर्मूला कैसे लगाओगे? तो यहाँ पे करते हैं x का पावर 0 खुद, क्योंकि x का पावर 0 का मतलब तो 1 ही होता है ना, तो इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर 0+1 डिवाइड बाई 0+1, तो ये बन गया सिर्फ और सिर्फ x। ठीक है? ओके बेटा? Yes, sir. अगर ऐसे dp होगा p, तो क्या बनेगा इसका आंसर? तो मैं p की पावर 0 लिख लूंगा, p का पावर 0+1 डिवाइड बाई 0+1 इज इक्वल टू p। कहने का मतलब dp
का इंटीग्रेशन p होता है dx का x और dt का t। गॉट इट? ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx और यहां लिखा है 1, यहां लिखा है 2। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसको कैसे सॉल्व करना है? फॉर्मूला लगा दिया तो ब्रैकेट लग गया, x का पावर 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, लोअर लिमिट अपर लिमिट, x का पावर 3 डिवाइड बाई 3, लोअर लिमिट अपर लिमिट, 1/3 बाहर आ गया, x का पावर 3 लोअर लिमिट अपर लिमिट 1/3। अब अपर लिमिट 2 है, x की जगह 2 रखेंगे, 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 1 है, x की जगह 1 का क्यूब। ये स्टेप समझ में आया? रिप्लाई करो। रिप्लाई करो, देख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है बेटा, रिप्लाई करो, जल्दी जल्दी बोलो। ये स्टेप समझ में आया? x की जगह 2 रखा, 2 का क्यूब माइनस x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। अपर लिमिट 2 थी, लोअर लिमिट 1 थी, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अंडरस्टैंड दिस? बोलो तभी मैं आगे मूव करूंगा, नहीं तो मैं मूव नहीं करूंगा। Yes. इट इज इक्वल टू 1/3, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8, 8. 7/3 आंसर। ये सब मैंने क्यों कराया ये आपको पता चलेगा अभी, क्योंकि अब आप आर्टिकल करने जा रहे हो, उसमें ये एप्लीकेशंस यूज होंगी। मेरा क्वेश्चन है, सो दैट impulse is equal to change in momentum. Let us suppose that I have an object at time t1 is equal to 0 situation. Its mass is m, its position is a. अगर आप इसको फोर्स लगाओगे, लार्ज फोर्स F, it will start moving with initial velocity u. It reaches at another position B. मास इसका चेंज नहीं होगा, टाइम यहां पे जब पहुंचेगा तो चेंज हो जाएगा। T2 is another time t and it will move with another velocity, इसका वेलोसिटी चेंज होगा। मास इनटू वेलोसिटी, ये इनिशियल मोमेंटम मान लिया मैंने, P1 is equal to मास इनटू वेलोसिटी, और यहाँ पे मास तो सेम ही है, वेलोसिटी चेंज हो गया। अनदर मोमेंटम P2 is equal to mv, ये फाइनल मोमेंटम ऑब्जेक्ट का, और ये इनिशियल मोमेंटम ऑब्जेक्ट। फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम। नाउ मेरे पास इंपल्स का फॉर्मूला है, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से चलते हैं। न्यूटन सेकंड, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp डिवाइड बाई dt। इससे पहले आपको लिखना भी होता है, जब आप आर्टिकल अटेम्प्ट करोगे तो लिखोगे आप, लेट अस सपोज दैट वी हैव एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m at time t1 is equal to 0 and its initial velocity is u and its momentum is equal to p1 is equal to mu, right? After some time the object reaches at another destinations moving with another velocity v, its velocity changes and mass is m, so final momentum is p2 is equal to mv। जो मैंने बोला है वो आपको नोट्स में ऐड करना है। अभी इसी क्वेश्चन में dt को ले जाते हैं इधर, तो इक्वेशन बन जाएगी f dt
इज इक्वल टू dp। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड का मतलब हमने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया इसको, एफ डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dp। और dt टाइम वेरी कर रहा है, लिमिट लगानी पड़ेगी मुझे 0 से लेके t तक। तो ये लिमिट ऐसे लगती है t1 इज इक्वल टू 0 और ये t2 इज इक्वल टू t। ये लिमिट लगी क्योंकि यहाँ dt लगा है। यहाँ मोमेंटम चेंज है, मोमेंटम चेंज dp, और मोमेंटम चेंज हो रही है p1 से p2। F एवरेज फोर्स थी, टेक इट आउट ऑफ इंटीग्रेशन, आई हैव ओनली dt, लोअर लिमिट, अब 0 लिखूंगा मैं इसको, ये 0 और ये t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट p1 अपर लिमिट p2 dp। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो मैंने आपको करवाया वो लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे t का पावर 0 करना पड़ेगा, तभी फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ p का पावर 0 पुट करना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, विच इंप्लाइज f एवरेज, फॉर्मूला लगाया t की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। इधर भी लगा फॉर्मूला p का पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, लोअर लिमिट p1 अपर लिमिट p2। which implies f एवरेज, और यहां पे सिर्फ t ही बचा, 0 टू t इज इक्वल टू यहां पे सिर्फ और सिर्फ p है, लोअर लिमिट p1 अपर लिमिट p2, which implies f एवरेज इंटू अपर लिमिट t की जगह t माइनस लोअर लिमिट 0 t माइनस 0, और यहाँ p की जगह अपर लिमिट p2 माइनस लोअर लिमिट p की जगह p1। मेरे पास फाइनल इक्वेशन बना f एवरेज इंटू टाइम इज इक्वल टू p2 माइनस p1। अब f एवरेज इंटू टाइम क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू टाइम, इम्पल्स, टाइम क्या होता है, इम्पल्स, इम्पल्स, इम्पल्स I इज इक्वल टू p2 माइनस p1। तो इम्पल्स I इज इक्वल टू p2 की जगह mv फाइनल मोमेंटम माइनस mu इनिशियल मोमेंटम। सो फाइनली I, जब भी आप इस चीज को फोर्स लगाओगे वो क्या करेगी, इसकी मोमेंटम को चेंज कर देगा। I इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और यही हमारा क्वेश्चन था। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में यूज होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूज होता है। आपको हमेशा दिमाग में रखना है इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। एक तो ये फॉर्मूला इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बिल्कुल इजी है। यूनिट आप चेक कर सकते हो, न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को। और इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये फॉर्मूला भी यूजेबल फॉर्मूला है। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर, सो दैट इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये कंप्लीट हो गया। ओके, एनी डाउट?
बोलो बेटा जल्दी। बोलो, नाम लेके बोलो। मैं आगे मूव करें, जल्दी बोलो। यस सर। रिप्लाई करो, मैं तभी चलूंगा आगे, मैं वेट कर रहा हूं। डू नॉट वेस्ट टाइम। समझ में आ गया? मेरे बोलने का मतलब ये है मैं आगे मूव करूं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इतना देखो, आपने 15 सेकंड वेस्ट किए हैं, दिस इज नॉट गुड। न्यूमेरिकल इसका न्यूमेरिकल है, बोला है क्रिकेट बॉल ऑफ मास। क्रिकेट बॉल है, उसका मास जो है, एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास m इज इक्वल टू 150 ग्राम, और उसका इनिशियल वेलोसिटी u हिट किया आपने उसको, दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड में है। और जो है किसी प्लेयर ने कैच कर लिया और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? फाइनल वेलोसिटी 0। और इसके लिए जो टाइम है, टाइम इज इक्वल टू 0.05। इस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, और कैचिंग टाइम है ये, कैचिंग टाइम 0.05 सेकेंड। दिस इज नॉट टोटल टाइम ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल, राइट। तो आपसे पूछा है इम्पल्स बताइए, इम्पल्स बताइए पहले, और एवरेज फोर्स बताइए। पहले ये ग्राम में है, इसको किलोग्राम में चेंज करो, कितना आएगा? आंसर बताओ मुझे। ग्राम में चेंज करें, क्या करना पड़ेगा? 0.15 kg. 0.15 kg. kg इम्पल्स निकालना है, डायरेक्ट निकाल लेंगे। इम्पल्स इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, एम वी माइनस एम यू इज इक्वल टू, एम बाहर आ गया, वी माइनस यू। एम वी 0 है, यू कितना है? 15। एम कितना है? 0.15 इंटू 0 माइनस 15। आंसर बताओ मुझे जल्दी से, कितना आंसर आएगा इसका? Minus 2.25. माइनस 2.25। इम्पल्स के यूनिट बताओ। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। Newton second. फोर्स के न्यूटन और इसके सेकंड, न्यूटन सेकंड। एवरेज फोर्स पूछा हुआ है, एवरेज फोर्स बताइए। तो इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इंटू टाइम, तो एवरेज फोर्स आ गया इम्पल्स बाई टाइम। इम्पल्स कितना लगा? माइनस 2.25 न्यूटन सेकंड, और टाइम है 0.05। आंसर बताइए। Minus 45. माइनस 45 सेकंड, ये सेकंड से सेकंड कट गया, न्यूटन। माइनस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस साइन? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि बॉल स्टॉप हो गई, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करी। ये फोर्स है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन स्टॉपिंग फोर्स है। ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे आ रहा है, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। अंडरस्टैंड दिस? रिप्लाई करो।
ओके बेटा, Yes, sir. अब नेक्स्ट चलेंगे। कुछ एप्लीकेशन है इम्पल्स की। एक क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए बॉल। आपने कभी बॉल कैच किया है? कभी क्रिकेट तो खेला होगा, बॉयज ने तो खेला होगा, गर्ल्स भी खेलती हैं। बताइए, जब बॉल को कैच करते हैं तो अपने हाथ को थोड़ा सा डाउन क्यों करता है प्लेयर? Sir, to increase the time period and it reduces force. ओके गुड, योर नेम? Shagun. टाइम पीरियड बढ़ाता है वो जब कैच करता है। अगर डायरेक्ट बॉल नीचे आ रही है और हम अपना हाथ ऊपर को करें तो हमारे हाथ को जो है जर्क लगेगा, जोर से लग सकती है हाथ में। हम क्या करते हैं, इम्पल्स कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, एवरेज फोर्स का यूज करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम। तो इम्पल्स, ये टाइम आ गया, इसके डिनोमिनेटर इम्पल्स बाय टाइम इज इक्वल टू एवरेज फोर्स। क्रिकेट प्लेयर क्या करता है, व्हाइल कैचिंग ए बॉल, क्रिकेट प्लेयर क्या करेगा जब भी वो बॉल को कैच करेगा, ही इंक्रीजेस कैचिंग टाइम। और इसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। तो फोर्स जो हिट, जिस फोर्स से बॉल हिट करेगी उसके हाथ पे, वो फोर्स कम हो जाएगी। क्या करेगा क्रिकेट प्लेयर? इंक्रीजेस कैचिंग टाइम। कैचिंग टाइम को इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा, दिस फोर्स एवरेज फोर्स डिक्रीजेस। जब भी आप रीजनिंग क्वेश्चंस का आंसर दोगे तो सिर्फ थ्योरी नहीं होनी चाहिए फिजिक्स में, आप मैथमेटिकल फॉर्मूला से ही आंसर दोगे कभी भी, थ्योरी नहीं डायरेक्ट। अगर ये तीन लाइंस, ये तीन वर्ड, इंक्रीजिंग कैचिंग टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो ध्यान रखें इस बात का। एक क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए बॉल ड्यू टू द फैक्ट दैट a player increases catching time due to which the force with which a ball hitting his or her hand decreases, the magnitude of the force decreases, right? Understand beta? Yes, sir. Automobiles are provided with shockers. Shockers क्या होते हैं? टायर जो होता है, ये टायर, ये व्हीकल, इसके साथ जो टायर ये लगा होता है ऐसे, इसके साथ शॉक स्प्रिंग होते हैं, स्प्रिंग, ऐसे स्प्रिंग्स लगे होते हैं, हाई इलास्टिसिटी के। स्प्रिंग क्या करते हैं, जब भी व्हीकल रफ रोड पे मूव करता है, रफ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो ये स्प्रिंग क्या करते हैं, जर्क टाइम को बढ़ा देते हैं। जर्क टाइम, स्प्रिंग, सॉकर्स, स्प्रिंग्स होते हैं सॉकर्स, ये करके करेंगे इंक्रीजेस जर्क टाइम, इंक्रीजेस जर्क टाइम। जर्क टाइम को ये इंक्रीज करेंगे और इसके कारण क्या होगा, एवरेज फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टैंड? रिप्लाई करो। आपने कंप्लीट लिखना है पैराग्राफ फुल विद मैथमेटिकल रीजन। जब आप नोट्स बनाओगे यहाँ पे भी फुल पैराग्राफ विद मैथमेटिकल रीजन। बफर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन बोगीज ऑफ ट्रेन। ट्रेन जो होती है उसके बहुत सारे डिब्बे होते हैं, यू नो दैट। एक डिब्बा दूसरे डिब्बे से कनेक्ट होता है ऐसे। जब ट्रेन इस फर्स्ट डिब्बे को ब्रेक लगती है तो पीछे वाले, तो इसको तो आपने रोक दिया, पीछे वाले मोशन में ही होते हैं, तो ये डिब्बा तो इस डिब्बे के बीच में घुस जाएगा जाके। तो बीच में क्या होते हैं, बफर्स, मटेरियल होता है जो क्या करता है, ये डिब्बा आगे वाले डिब्बे को जो फोर्स लगाता है उसके टाइम को बढ़ा देता है। टाइम को बढ़ा देगा तो जो पीछे वाला डिब्बा आगे वाले डिब्बे को जो फोर्स लगाएगा जो है उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। इसलिए जो है जब कनेक्ट करते हैं दो बोगीज को तो उनके बीच में बफर्स का यूज करते हैं। ओके बेटा?
ओके, रिप्लाई करो जल्दी, 1 मिनट लगे, 1 मिनट बचा है। Yes, sir. चाइनावार्स आर पैक्ड इन स्ट्रॉ पेपर बिफोर पैकिंग, इस क्वेश्चन का मतलब समझाओ, कौन बच्चा बताएगा जल्दी, 1 मिनट है सिर्फ। बोलो। अच्छा, आपने देखा है जब भी कभी ग्लास ग्लास लाते हैं, नए ग्लास कांच के मार्केट से, तो उनके अराउंड कितनी अच्छी पैकिंग होती है ना। देखा है ग्लास का मटेरियल, कई बार तो प्लास्टिक का मटेरियल होता है, उसमें जो एयर भरी होती है बबल्स की तरह, देखे हैं आपने। Yes, sir. और कई बार आप फ्रिज लाते हो नया मार्केट से, कूलर लाते हो और एलईडी लाते हो, तो उसके साइड में थर्मोकोल लगे होते हैं,